हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया है हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसका नाम है वरदान बैच। और हम लोग यहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड वापस पढ़ा रहे हैं। सही है, वापस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार हम लोग ने ऑलरेडी आप लोग को JR ट्यूटोरियल, जो हमारा मेन चैनल है, उसके ऊपर एक बार ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर जिस बच्चे को आगे की स्टडी करनी है, आगे के लेक्चर वीडियोस देखने, वो जाके JR ट्यूटोरियल्स पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे हम लोग ने एक नया बैच शुरू कर दिया है और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैंने आप लोग को 2 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। याद है, जो लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 2 जो रिप्रोडक्शन के लेसन है, वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। मैंने लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, लेक्चर नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा वो जरूर से जाके देख लेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 हमारे 3rd लेसन का, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जहां पे हम लोग बहुत सारे हेरिडिटी चेंजेस के अंदर, हेरिडिटी क्या होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, वो जरूर से डाउनलोड कर लेना आप लोग। आपके फोन के अंदर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाना, वहां पे JR ट्यूटोरियल सर्च करना, आप लोगों को वहां पे टॉप रैंकिंग पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, समझ में आई बात? उसके ऊपर आप लोग को सारे नोट्स मिलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वहां पे आप लोग को सारे नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, लेसन नंबर 1 का नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे टेंशन मत लो। उसके बाद आप लोगों को वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, इसलिए वो एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, ठीक है, मुझसे कोई बातें करनी है, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? देखो, हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि मेंडल के कुछ जेनेटिक वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे, कि कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस किए थे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में काम लगने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, ये सारी के सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग को ये सारी चीजों के मतलब नहीं पता है, इसका मतलब आप लोग ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है। तो सबसे पहले जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से उसको देखो, समझो, उसके बाद ही आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली बात जान लो, थोड़ी चीज मेंडल के बारे में जान लो। मेंडल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। सही है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट के ऊपर किया था? इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो जो मटर होता है जिसे हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, कौन सा पी प्लांट था? गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी था। और इसका साइंटिफिक नेम क्या था? दैट इज पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कंडक्ट करने के बाद इन्होंने अपने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। ठीक है, वो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी हम लोग को यहां पे स्टडी करने हैं। समझ में आ रही है बात? तो इतनी बातें हम लोग को पता हो गई। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कब किया? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था 1856 में। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1856 में और कब तक किया? 1863 तक। ठीक है, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपेरिमेंट था। समझ में आ रही बात? ठीक है, और इन्होंने जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सारा का सारा जो डेटा था, वो सारा के सारे जो लॉ इन्होंने पोस्टुलेट्स किए थे, वो सारे के सारी चीजें इन्होंने 1865 में एक लोकल न्यूज़पेपर में क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। ठीक है, 1865 में वहां पे एक लोकल न्यूज़पेपर हुआ करती थी उस टाइम पे। उस जमाने में ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, ये सारी चीजें तो नहीं होती होंगी ना। ठीक है, वरना अगर उस टाइम पे इंस्टाग्राम होता तो आप लोग को भी रील पे डांस करते हुए दिख रहे होते मेंडल बाबा, लेकिन ऐसा नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? लोकल न्यूज़पेपर में अपने जितनी भी चीजें हैं, जो भी अपना रिसर्च डेवलपमेंट है, उन सारी चीजों को क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। अब ये लोकल न्यूज़पेपर में होने की वजह से बहुत सारे साइंटिस्टों तक इनकी बातें नहीं पहुंच पाई। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों तक इनका वर्क नहीं पहुंच पाया, इसीलिए इनका जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज रहा। साथ ही साथ जिन तक पहुंच भी पाया, उन्होंने बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या कर दिया? इसको बोला कि यार नहीं ये लॉ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। सही है, तो अभी हम लोग आ जाओ डिस्कस करेंगे क्या होता है मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इन्होंने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। तो अब देखो, एक प्लांट के अंदर बड़े सारे टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के कैरेक्टर हो सकते हैं। तो क्या हर कैरेक्टर को स्टडी करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 7 कैरेक्टर को स्टडी किया। समझ में आई बात? तो लाइन से देखेंगे, सारे कैरेक्टर्स को याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर था, फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज हाइट। ठीक है, प्लांट की
हाइट के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये सारे कैरेक्टर क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या कि एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ही ट्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके और अलग अलग ट्रेट्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। ट्रेट्स मतलब क्या, एक कैरेक्टर के अलग अलग टाइप, एक कैरेक्टर के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ही ट्रेट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे मैं क्या कहूंगा, इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सही बात है। तो हाइट के दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर होगा डोमिनेंट, दूसरा होगा रिसेसिव। सही है। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या, मतलब जो खुद के जीन को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, वो क्या है, डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो क्या है, रिसेसिव। सही बात है, समझ में आ रही बात। तो दो कैरेक्टर इन्होंने बोला प्लांट के हाइट में। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो क्या होगा, टॉल। अगर प्लांट टॉल हुआ, ठीक है, अगर प्लांट क्या हुआ, टॉल हुआ, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। और इस टॉल को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक है, इस टॉल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस टॉल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और जो रिसेसिव है उसे हम लोग लिखेंगे ड्वार्फ। कोई भी शॉर्ट लिख के नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी शॉर्ट लिख के नहीं आएगा, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ड्वार्फ से। ड्वार्फ मतलब छोटा ही होता है, बट हम लोग एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं। और ड्वार्फ के लिए कोई भी कैपिटल डी नहीं यूज करेगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्मॉल टी। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉल टी। अब देखो कंफ्यूजन हो सकता था, मेंडल ने क्यों इसके लिए भी कैपिटल नहीं यूज किया। ठीक है, इसके लिए हमको कंफ्यूजन हो सकता था कि अगर फॉर एग्जांपल इसका कैपिटल टी और इसका कैपिटल डी यूज किया तो यहां पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। सही है, कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका स्मॉल लेटर हम रिसेसिव के लिए यूज करेंगे डिनोट करने के लिए। सही है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका जो स्मॉल लेटर है, ठीक है, स्मॉल लेटर है, वो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिसेसिव के लिए यूज करेंगे। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीड के कलर की। दूसरा कलर इन्होंने क्या बोला, सीड। ठीक है, अब सीड में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक सीड का कलर, ठीक है, एक सीड का कलर और एक सीड का शेप। सीड मतलब क्या, ठीक है, जब आप जो आप मटर खरीदने जाते हो तो मटर के अंदर से जो छोटे छोटे ये निकलते हैं ना, बॉल्स निकलते हैं ना, वो क्या है, एक्चुअल में सीड है। ठीक है, वो क्या है, एक्चुअल में सीड है। तो अगर सीड का कलर येलो होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर सीड का कलर येलो होगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर वो ग्रीन होगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ध्यान से सुनेंगे, अगर सीड का कलर, ठीक है, सीड का कलर क्या होगा, येलो होगा, येलो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से। और ये अगर ग्रीन हुआ, अगर ये ग्रीन हुआ तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि रिसेसिव के लिए हम लोग सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं, स्मॉल लेटर यूज करने वाले हैं डोमिनेंट का। ठीक है, डोमिनेंट का ही स्मॉल लेटर हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, रिसेसिव के लिए। क्लियर है। उसके बाद अगर सीड के शेप की बात करें, ठीक है, सीड के शेप की बात करें, तो अगर इसका शेप परफेक्टली राउंड है, ठीक है, अगर इसका शेप परफेक्टली क्या है, राउंड है, देन इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, देन ये क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। समझ में आई बात, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर इसका जो देखा होगा आप लोग ने, मटर कभी कभी ऐसे थोड़ा सा ये हुआ, मुरझाया हुआ सा रहता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं व्रिंकल्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिंकल्ड। तो अगर आपका सीड व्रिंकल्ड है, ठीक है, अगर आपका सीड क्या है, व्रिंकल्ड है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, तो वो क्या है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और उसको हम लोग शो करेंगे स्मॉल आर से। समझ में आई बात। ठीक है, इन कैरेक्टर को स्टडी करने वाला था मेंडल। उसके बाद दूसरा क्या था, नेक्स्ट क्या था, पॉड यानी फ्रूट ले लो। फ्रूट मतलब क्या, ठीक है, पी प्लांट में फ्रूट क्या होता है, जो पॉड होता है ना, जो आप लोग खरीदने जाते हो। ठीक है, जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग पूरा पॉड खरीदते हैं ना, अलग से सीड तो नहीं खरीदते। कुछ कुछ जगह पे अलग सीड मिलता भी है, लेकिन हम लोग जनरली क्या खरीदते हैं, जब आप लोग खरीदने जाते हो, मटर खरीदने जाते हो, तो हम लोग क्या लेते हैं, पूरा का पूरा पॉड लेते हैं ना। वो पूरा पॉड क्या है, इट इज नथिंग बट अ फ्रूट। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग दो चीजें देखेंगे। ठीक है, फ्रूट में भी हम लोग क्या देखेंगे, दो चीजें देखेंगे, एक फ्रूट का कलर, ठीक है, एक फ्रूट का कलर देखेंगे, ठीक है, मतलब पॉड का कलर देखेंगे, और पॉड का शेप देखेंगे। ठीक है, पॉड का शेप देखेंगे। समझ में आ रही बात। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर हमारे पॉड का कलर, ठीक है, ग्रीन है, अगर पॉड का कलर क्या है, ग्रीन है, देन इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तब ये क्या होगा, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर। तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग बाजार में गए हो मटर खरीदने के लिए, ठीक है, तो अगर एकदम येलो येलो कलर के मटर है तो क्या तुम लोग खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तुम लोग ग्रीन ग्रीन कलर के अच्छे अच्छे देख के खरीदोगे। सही है, तो ग्रीन कलर क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो येलो होगा,
ठीक है, ये जो येलो कलर होगा वो क्या होगा यहाँ पे डोमिनेंट, और इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल जी से। समझ में आ रही बात? बस ये डिफरेंस है। देखो सीड के कलर में येलो डोमिनेंट है और फ्रूट के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। बस इतनी चीजें याद रख लो, बाकी सब आसान है। ठीक है, बाकी सब क्या है, एकदम आसान है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब फ्रूट के शेप की बात करें। ठीक है, फ्रूट का शेप, मान लो वापस वही एग्जांपल की, अगर आप मटर खरीदने गए हो मार्केट में, तो आप लोग को एकदम भरा भरा जो मटर का ये है वो पॉड अच्छा लगेगा, या फिर खाली खाली पॉड अच्छा लगेगा, भरा हुआ अच्छा लगेगा? सही है। तो अगर फुल रहेगा वो, ठीक है, क्या रहेगा, फुल रहेगा, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ रहेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग इन्फ्लेटेड भी लिखते हैं, इसकी जगह इन्फ्लेटेड लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ इट इज इन्फ्लेटेड, मतलब अगर ये पूरा सा भरा हुआ है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर ये पूरा सा दबा दबा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर थोड़े बहुत सीड है ही नहीं, समझ लो, तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको आप फुल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द फ्लावर। नेक्स्ट इज द फ्लावर। अब फ्लावर में भी हम लोग दो चीजें देखने वाले। ठीक है, एक फ्लावर का कलर, कि उस प्लांट में कौन से कलर का फ्लावर आ रहा है, और एक चीज हम लोग देखेंगे फ्लावर का पोजीशन। ठीक है, कि फ्लावर किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, दो चीजें देखने वाले हैं हम लोग। एक फ्लावर का कलर देखा होगा आप लोग ने अगर पॉड का ये देखा होगा, प्लांट देखा होगा, तो उसके अंदर फ्लावर आप लोग ने देखा होगा कभी कभी। तो अगर फ्लावर, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर फ्लावर पर्पल कलर का है देन इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर फ्लावर पर्पल कलर का है देन इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर फ्लावर व्हाइट कलर का है, ठीक है, अगर फ्लावर व्हाइट कलर का है, ठीक है, देन इट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और दो चीजें बची, एक चीज बचा है, दैट इज पोजीशन ऑफ द फ्लावर। अब देखो पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन मतलब क्या, देखो ध्यान से मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसको मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लावर, ये एक प्लांट है और यहाँ पे से बड़े बड़े पत्ते लगे हुए, ठीक है, यहाँ पे पड़े हुए, यहाँ पे भी बना देता हूँ, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। दिस इज द पी प्लांट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है फ्लावर्स की, या तो फ्लावर्स ऐसे साइड साइड में लगे हो, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर लग जाए, यहाँ पे एक फ्लावर लग जाए, साइड साइड में फ्लावर लगे हो, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। या फिर फ्लावर एकदम टॉप पे लगाओ, ठीक है, या फिर फ्लावर यहाँ पे लगाओ एकदम टॉप पोजीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये दो कैरेक्टर थे, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे फ्लावर के पोजीशन पे। ठीक है, फ्लावर के पोजीशन की बात करूं तो ये दो कैरेक्टर्स थे। सबसे पहला क्या था, दैट इज एक्सियल, मतलब साइड साइड में लगा होगा, और नेक्स्ट क्या है, टर्मिनल, मतलब एकदम लास्ट में लगा होगा। ठीक है, टर्मिनल मतलब ये होता है ना, जैसे कुछ टर्मिनल स्टेशन होते हैं, मतलब वहां पे जो पटरी होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है, ट्रैक वहां पे एंड हो जाता है, यहाँ पे वही है, मतलब यहाँ पे एक टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे जो प्लांट है वो एंड होने वाला है और यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो इट इज द टर्मिनल पोजीशन। सही बात है। तो अगर मैं बात करूं डोमिनेंट कैरेक्टर की, सो एक्सियल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और टर्मिनल इज द रिसेसिव कैरेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था मेंडल ने, लेकिन टेंशन मतलब हमको 7 कैरेक्टर को स्टडी नहीं करना है, हमको मोस्टली 1 या 2 या 3, इतने, उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करना ही नहीं है। ठीक है, मेंडल ने इतने सारे कैरेक्टर स्टडी किया था क्योंकि वो जीनियस था, हम लोग तो नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इतने सारे कैरेक्टर्स को हम लोग को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 कैरेक्टर को स्टडी करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया था। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो 7 कैरेक्टर है टोटल, दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने अच्छे से स्टडी किया था। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे कि आखिरकार मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मेंडल ने क्या बोला, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि यार तुम एक होमोजाइगस टॉल ले लो, ठीक है, और एक होमोजाइगस डॉर्फ ले लो। समझ में आई बात? ठीक है, अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हाइट को। ठीक है, हम लोग हाइट एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, हाइट को लेके अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वही एग्जांपल है, तो हम लोग भी वही एग्जांपल लेंगे। सही है, तो इन्होंने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड। मोनो का यहाँ पे मतलब ये होता है
सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करना, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं मोनो। अब यहाँ पे हाइब्रिड कब बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, F1 जनरेशन में आगे चल के हाइब्रिड बनता है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैंने एक प्लांट लिया जो कि क्या है, होमोजाइगस टॉल, ठीक है, जो कि क्या है, होमोजाइगस टॉल। अब जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है उन लोगों को पता होगा कि व्हाट इज मीन बाय होमोजाइगस, व्हाट इज मीन बाय हेटेरोजाइगस, सही है। लेक्चर नंबर 1 वाले बच्चों को ये सारी चीजें पता होगी। सो ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, मतलब सेम जीन है। देखो सेम जीन के अगर 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज अ होमोजाइगस। यहां पे भी देखो सेम जीन के 2 एलील है तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ऐसा प्रेजेंट होता तो यहां पे अलग अलग जीन है, सही है, सेम कैरेक्टर के अलग अलग जीन है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाती। समझ में आ रही बात। तो यहां पे दोनों होमोजाइगस है तो ये भी क्या है, होमोजाइगस, बट इट इज नॉट अ टॉल, ये क्या है, ड्वार्फ, मतलब छोटा। समझा इतना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अब मेंडल ने क्या बोला कि ये 2 हम लोग ने प्लांट लिए, एक ऐसा प्लांट है जो जिसके पास टॉल कैरेक्टर है और कैसा टॉल है, वो होमोजाइगस टॉल है। अच्छा, होमोजाइगस को ही हम लोग प्योर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, होमोजाइगस को ही हम लोग प्योर लाइन भी कह सकते हैं। इट इज अ प्योर टॉल, ठीक है, इट इज अ प्योर टॉल एंड दिस कैरेक्टर, दिस इज द प्योर ड्वार्फ। समझा, यहां तक समझा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने एक होमोजाइगस टॉल लिया है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ लिया है, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, मतलब इन दोनों की मेटिंग करवा दी है, ठीक है, मेटिंग करवा दिया। अब इस मेटिंग का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, मेंडल ने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो। तो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अब देखो यहां से क्या होगा, सबसे पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो इससे हम सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट फॉर्म करेंगे। तो यहां पे देखो 2 प्रकार के गैमेट फॉर्म होते हैं। देखो हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे मियोसिस चलती है। तो वहां पे क्या चलती है, मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है, सेल साइकिल पढ़ी है ना, सेल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ से, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है फॉर एन एग्जांपल हमारे नॉर्मल सेल के अंदर। तो जैसे ही मियोसिस चलेगी तो मियोसिस से क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, मतलब एक सेल के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही रह जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे जब 2 गैमेट फॉर्म होगा, सही है, तो एक टी इधर आ जाएगा, एक टी इधर आ जाएगा, सही है। और यहां पे भी सेम टू सेम जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक स्मॉल टी यहां आ जाएगा, एक स्मॉल टी यहां पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। दिस आर नथिंग बट अ गैमेट्स, यहां पे लिखना है आप लोग को साइड में, ठीक है, दिस आर गैमेट्स एंड ये क्या है, हमारे पेरेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स थे। अब पेरेंट्स हम लोग ने गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भरपूर है बच्चों कि ये वाला जो गैमेट है वो इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। 50-50% चांसेस होते हैं ना। तो क्या पता ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज कर ले तो वहां से भी एक प्रोडक्ट बनेगा, या फिर यही वाला इसके साथ भी फर्टिलाइज कर ले तो यहां से भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। सेम टू सेम ये वाला भी इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है तो यहां से भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। और अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो यहां पे भी एक बेबी का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात। अब देखो क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखो क्या फॉर्म होगा। जब आपका कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्या किया, फॉर्म किया, ठीक है, तो यहां पे फॉर्म होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आई बात। इसका कैपिटल टी इधर आ गया, इसका स्मॉल टी इधर आ गया। सेम टू सेम अगर ये इसके साथ करता तो भी सेम चीज बनती, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनता, सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता। सिमिलरली अगर ये इसके साथ फॉर्म करता तो भी क्या बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ करता तो भी क्या बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको एक बार अपने बुक में जरूर से करके देखना, ठीक है, अपने नोटबुक लेना और उसके अंदर ये एक बार जरूर से करके देखना कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। समझ लो कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोग ने गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाया था, ये गैमेट्स आगे चले क्या कर रहे हैं, बेबी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसके साथ भी फॉर्म कर सकता है, ये इसके साथ भी फॉर्म कर सकता है। अगर ये इसके साथ फॉर्म करेगा तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम टू सेम चीज यहाँ पे हर एक चीज के साथ बनती है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे हर एक चीजों के साथ बनती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, ठीक है। ये जो अभी जनरेशन आई है, नई नई जनरेशन, इस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। इसे हम लोग F1 जनरेशन भी कह सकते हैं, F1 जनरेशन। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन।
समझ में, जो हमारी पहली जनरेशन आई क्रॉस करने के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज F1 जनरेशन। अब यहां पे नाम पे ध्यान दो, नाम क्या लिखा था मैंने, नाम क्या लिखा था मैंने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, नाम क्या लिखा था मैंने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको क्यों बोलते हैं, मोनो इसलिए क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया है, ठीक है, मोनो इसलिए क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया है। हाइब्रिड किस लिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग ने एक कैरेक्टर को आगे चल के क्रॉस किया, ठीक है, आगे चल के क्या किया, क्रॉस किया, तो यहां पे हमको जो भी कैरेक्टर्स मिले, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स मिले, ये क्या है, दीज आर द हेटेरोजाइगस, ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये सारे क्या है, हेटेरोजाइगस। लेकिन हम लोग को ये फिजिकली कैसे देखने मिलेंगे, क्योंकि देखो ये जो कैपिटल टी है ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, तो ये जो प्लांट है ना ये टॉल ही दिखेगा, ठीक है, ये जो प्लांट ही हमको कैसा दिखेगा, टॉल ही दिखेगा। सो ये भी टॉल है फिजिकली, ये सारे प्लांट क्या दिखेंगे, टॉल ही दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस टॉल है, मतलब इनके पास दो अलग अलग गैमेट आ चुके हैं, ठीक है, इनके पास दो अलग अलग गैमेट आ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। समझ में आ गई बात। और हेटेरोजाइगस को ही हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो इसको थोड़ा ऊपर ले लें, ओके, तो हेटेरोजाइगस को ही हम लोग हाइब्रिड भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात, तो इट इज द हाइब्रिड टॉल। समझ में आया क्या हुआ, यहां पे हम लोग ने सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया, ठीक है, इसीलिए मोनो। यहां पे हमको जनरेशन कैसी मिली, हाइब्रिड मिली। और ये हाइब्रिड जनरेशन कैसे मिली, जब हम लोग ने जो एक कैरेक्टर वाले पेरेंट्स थे उनको क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गई बात, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों हुआ, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया क्या होता है, सही है, एकदम सिंपल समझ में आ गया। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हुआ था, जैसे ही हम लोग ने इन कैरेक्टर्स को, ठीक है, इन कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया था, ठीक है, इन कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया था, यहां पे मुझे क्या मिले थे, एक जनरेशन मिली थी, फर्स्ट जनरेशन, और यहां पे क्या हुआ, इट इज द हाइब्रिड टॉल। अब यहां पे मेंडल ना टेंशन में आ गया। टेंशन में क्यों आ गया, इसने क्या बोला था कि यार मैंने जो मेरे ड्वार्फ वाले प्लांट थे, जो छोटे वाले प्लांट थे, जब मैंने उसको बड़े वाले प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया तो सारे ही बड़े आ गए। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो मेरे शॉर्ट वाले प्लांट है उनके जीन कहीं गुम हो गए, ऐसा हुआ क्या, ठीक है। मेंडल एकदम टेंशन में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया कि इसका वापस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया, मतलब इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी स्मॉल टी का वापस उसने क्या करवा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वापस देखो क्या किया उसने, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन, उसने क्या लिया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, सही है, और इसको वापस क्रॉस करवा दिया किसके साथ, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। मतलब जो प्रोजेनी आई है ना, उस प्रोजेनी का उसने वापस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझ में आ रहा है, जो प्रोजेनी आई है उसी का उसी प्रोजेनी के साथ, मतलब उसी प्लांट के साथ क्या करवाना, फर्टिलाइजेशन करवाना, सही है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस बोथ आर हाइब्रिड टॉल, ऐसा लिख सकता हूं मैं, हाइब्रिड टॉल, या फिर आप अच्छे से लिख दीजिए हेटेरोजाइगस टॉल, सही है। और ये अब ये दोनों क्या हो गए हैं, गैमेट बन गए हैं, सॉरी, अब ये दोनों क्या हो गए, पेरेंट बन गए, सही है। तो दीज आर नाउ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होते हैं, दोनों गैमेट अलग हो जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ पे एक स्मॉल टी अलग हो जाएगा, सही है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कैपिटल टी अलग हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हुआ है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुए हैं, गैमेट्स फॉर्म हुए। यहां तक समझ में आया, आई होप आप लोग को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को सारी चीजें एकदम इजी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा करने में, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मजा आता था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था ना, 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे बड़ा मजा आता था मोनो हाइब्रिड टॉल, डाइहाइब्रिड टॉल बनाना, क्योंकि एकदम मस्त है यार। खाली क्या करना है, यहाँ पे दो दिए हुए, ठीक है, इसको क्या करो, सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो, गैमेट बनाओ, और गैमेट बनाने के बाद दोनों क्या करना है, यहाँ पे फ्यूज कर देना है। तो इसका पॉसिबिलिटी इसके साथ भी है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी। सेम टू सेम अगर ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया तो यहां पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वहीं अगर ये वाला
इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या लिख देते हैं पता है, स्मॉल टी कैपिटल टी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको पहले लिखा करो, ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको थोड़ा पहले लिखा करो। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी और फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और आपका जब ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगी, प्रोजेनी, दैट इज स्मॉल टी और स्मॉल टी की। समझ में आई बात। अब देखो यहां पे मेंडल को एक छोटा प्लांट मिल गया, ठीक है, एक स्मॉल वाला प्लांट मिल गया, मतलब अब इसने ये कंक्लूड किया, अब इसको ये समझ में आया कि यार मैंने जो प्लांट लिया था शॉर्ट वाला, उसके कैरेक्टर्स कहीं मिक्स नहीं हुए थे, बल्कि वो गुम हो गए थे। समझ में आ रही बात, बल्कि वो क्या हो गए थे, गुम हो गए थे, और वो सप्रेस हो गए थे किसी दूसरे कैरेक्टर की वजह से। मतलब एक कोई डोमिनेंट कैरेक्टर आया होगा, उसने क्या कर दिया, उस कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, और जब इन्होंने ऐसा फर्टिलाइजेशन किया तो इनको वापस अपने कैरेक्टर वापस मिल गए। समझ में आ रही बात। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, ये जो है, ठीक है, ये जो है इट इज अ, ये क्या है अपना होमोजाइगस टॉल, सही है, ये क्या है अपना होमोजाइगस टॉल, या फिर इसको मैं प्योर टॉल भी लिख सकता हूं। ये जो है ये भी टॉल है, ये भी अपने को क्या दिखेगा, टॉल ही दिखेगा, लेकिन ये कैसा टॉल है बच्चों, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये भी टॉल ही फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये इसको सप्रेस कर देगा, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसको सप्रेस कर देगा। लेकिन यहां पे अगर मैं जीन की बात करूं तो दो अलग अलग टाइप के जीन्स है, इसका अलील डिफरेंट है ना, सही है, इसका अलील्स डिफरेंट है, तो यहां पे दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे मुझे, जीन मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ हेटेरोजाइगस टॉल। और ये क्या हो जाएगा, इट इज द होमोजाइगस, ये क्या हो जाएगा, इट इज अ होमोजाइगस ड्वार्फ, ऊपर लिख देता हूं मैं वरना तुमको नीचे दिखेगा नहीं, सही है, तो इट इज अ होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब ये भी होमोजाइगस है, दो सेम टाइप के क्या है इसके पास गैमेट है, पर ये छोटा हो जाएगा प्लांट। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर आ गए। समझ में आई बात, ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं सेकेंड फाइनल जनरेशन। पिछला जनरेशन क्या था, फर्स्ट फाइनल जनरेशन था, इस जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द सेकेंड फाइनल जनरेशन, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द F2 जनरेशन, ठीक है, इट इज द F2 जनरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे अपने बुक में जरूर से नोट डाउन करना, ठीक है, इसे अपने बुक में जरूर से नोट डाउन करना, वरना आप लोग को चीजें नहीं याद होंगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आप लोग को रिमेंबर, मतलब उतनी चीजें आप लोग को याद होगी, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे मुझे दो चीज और बतानी है कि यार इसका अपना जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये दो चीजें और हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहीं बना ले, यहीं साइड में बना ले, इसको मिटा देते हैं या फिर इसको इधर लेके आ जाते, तो अपन इधर लेके आ जाते। तो दीज आर द गैमेट्स, चलिए। अब यहां पे हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक अपना है फिनोटाइपिक रेशियो, और एक डिस्कस करेंगे अपन जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या है बच्चों, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या आ गया, ये कौन सी नई चीज आ गई, ये कौन सी नई बला का नाम है। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो क्या बोला मेंडल ने कि जब आपने F2 जनरेशन को देखा, ठीक है, जब आपने F2 जनरेशन को देखा तो फिजिकली आपको क्या दिखेगा, जब आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बाहर से ये तीन प्लांट आपको टॉल दिखेंगे, सही है। आपको तो बाहर से नहीं दिख रहा ना कि किसके जीन में क्या लगा हुआ है, जीन तो एकदम अंदर है ना, वो तो माइक्रोस्कोपिक चीज है। तो जब आप एकदम बाहर से किसी प्लांट को देखोगे तो आपने क्या बोला कि यार जब मैं बाहर से देख रहा हूं चार प्लांट्स को, तो मुझे ना तीन प्लांट टॉल दिख रहे हैं और एक क्या दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो जब आप फिजिकली किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में देख रहे हो यहां पे इन चीजों को, तो आपको तीन डॉर्फ दिख रहे हैं और एक क्या हो रहा दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है। समझ में आ रही बात। तो यहां पे फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो फिनोटाइपिक जनरली आप रिलेट करोगे, ऐसे याद रख लो, पी से फिनोटाइपिक, टी से फिजिकल, ठीक है, पी से फिनोटाइपिक, पी से फिजिकल, ऐसे याद रख लो। तो यहां पे हम लोग को दो चीजें देखने मिलेंगी, या तो प्लांट टॉल होगा, सही है, या तो ड्वार्फ होगा, या तो प्लांट टॉल होगा या तो क्या होगा, वो ड्वार्फ होगा। कितने टॉल है, तीन टॉल है, ठीक है, कितने टॉल है, तीन टॉल है। और कितने ड्वार्फ है, एक ड्वार्फ है। बीच में से रेशियो का टाइम ये लगा दो और ये क्या बन गया, रेशियो,
ठीक है, ये क्या बन गया, रेशियो। और ये रेशियो किसके ऊपर है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम इजी है ना, समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। अब आपको ये भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा होगा। फिजिकल अपीयरेंस पे यहां पे हम लोग उसकी जेनेटिक चीजें देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार के जीन है, या तो आपका जीन कैपिटल टी हो सकता है, सही है, या फिर आपका जीन कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर आपका जीन स्मॉल टी और स्मॉल टी हो सकता है। तो बताओ मेरे को जरा, ठीक है, बताओ अपने, जरा जोर जोर से कमरे में चिल्लाओ और बताओ मुझे यहाँ पे कितने कैपिटल टी है, एक है, सही है, तो एक लिख दिया। कितने कैपिटल टी और स्मॉल टी है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सही है। और कितने स्मॉल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पे एक ही स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। और इसके बीच में क्या बना दिया, रेशियो बना दिया। अब ये क्या हो गया, इसका जीनोटिपिक रेशियो, सही है, ये क्या हो गया, इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:1, मतलब इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है। तो आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये चीजें नहीं भी पता होगी तो आप ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देख लोगे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करो रफ पेज पे, और वहां पे भी आप देख लोगे। सही बात है, वैसे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोग को ये चीजें याद हो जाएगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें आप लोग को याद हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे ही मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, और जैसे उसको ये रिजल्ट मिला, तो इस रिजल्ट के बेसिस पे उसने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। ठीक है, याद है मैंने बताया था कि मेंडल के 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो करने के बाद उसने 3 लॉ दिया था। तो जिसमें उसमें से जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, उसमें से जो अपना फर्स्ट लॉ था वो इसके ऊपर आया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसके ऊपर आया था, दैट इज अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आया था। सेकंड लॉ भी इसी के ऊपर था, लेकिन सेकंड लॉ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। सही है, तो हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल ने क्या बोला, इट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस वही चीज है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो, वही चीज है, सिंपल है। देखो एकदम सिंपल है, ज्यादा डरना नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना सिंपल है ना, आप लोग बोलोगे यार इससे सिंपल कोई चीज ही नहीं हो सकती दुनिया में। ठीक है, इतना सिंपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने क्या बोला कि जब आप 2 होमोजाइगस, ध्यान से सुनो, जब आप 2 होमोजाइगस कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस करते हो, ठीक है, जब आप 2 होमोजाइगस कैरेक्टर को एक साथ क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो जो F1 जनरेशन आता है, ठीक है, जो F1 जनरेशन आता है वो हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड। वो हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर, एक क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर। सही है, अलग अलग कैरेक्टर होंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा, मतलब जिसका जो फिजिकली खुद को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, वो कैरेक्टर डोमिनेंट है। सही बात है। और जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। समझ में आया क्या बोला मैंने क्या बोला, यही मैं आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूं। यही क्या बोला मैंने कि जब होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म या होमोजाइगस प्लांट्स को अगर मैंने जब क्रॉस करवाया, ठीक है, जब मैंने 2 होमोजाइगस प्लांट्स को मैंने क्रॉस करवाया, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या बना, एक F1 जनरेशन में हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, हाइब्रिड बने। और ये सारे क्या थे, हाइब्रिड टॉल। मैंने क्यों बोला था ये हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको दूर से टॉल दिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे आप लोग को दूर दूर से कैसे दिखेंगे, लंबे लंबे प्लांट दिखेंगे। आप इसके जीन में जाओगे तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ भैया, इसमें एक जीन बड़ा है और एक जीन क्या है, छोटा। सही है। तो मेंडल ने क्या बोला कि इसका जो F1 जनरेशन होगा, इस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो कैरेक्टर खुद को सप्रेस हो जाएगा, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। अब बताओ इससे आसान कोई चीज हो सकती है। अब यही है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप इस लाइन को पढ़ो, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ध्यान से देखो क्या है, क्या बोला इन्होंने, व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ 1 and more set of contrasting character। देखो इसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। when 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, मैंने आप लोगों को बताया होमोजाइगस में मतलब क्या, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। तो जब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस करते हैं विथ 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ना, सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया।
व्हेन दे आर क्रॉस्ड, ठीक है, जब ये क्या होंगे, क्रॉस होंगे, द अलील्स यानी कैरेक्टर, ठीक है, अलील्स मतलब क्या, वही चीज है कैरेक्टर, दैट अपीयर इन F1 जनरेशन, मतलब जो आपको अपीयर होगा, जो दिखेगा F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट कहलाया जाएगा। सही है, वो क्या कहलाया जाएगा, डोमिनेंट कहलाया जाएगा। एंड दोज विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। बताओ इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है, कमेंट करके बताओ यार, इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं ना। जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा, जो दिखेगा, वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नहीं दिखेगा, जो सप्रेस हो जाएगा, वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लोगे, बहुत इजी है ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन इस लॉ के। ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। वो लोग बोलते हैं नहीं यार, मैं डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। 2 एक्सेप्शन पढ़ने हम लोग को, देख लो 2 एक्सेप्शन पढ़ने। सबसे पहला है एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्या कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो ध्यान से सुनो। एक फ्लावर है जिसे हम लोग बोलते हैं मिराबिलिस जलापी। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है, एक बार चेक कर लेने दो मेरे को, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। हाँ, मिराबिलिस जलापा लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, एक प्लांट है दैट इज मिराबिलिस जलापा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, 2 बार बोल दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर देखने के मिलते हैं। एक फ्लावर है रेड कलर का, जिसको मैंने येलो कलर में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एक फ्लावर है व्हाइट कलर का। ठीक है, एक फ्लावर है रेड कलर का, ठीक है, और एक फ्लावर है व्हाइट कलर का। अब उन्होंने क्या बोला, रेड कलर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, हम लोगों को लगता है। सो इसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और व्हाइट कलर इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, सो इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला कि जब आप इन दोनों को क्या करते हो, इन दोनों को क्रॉस करते हो। ठीक है, जब आप इन दोनों क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो क्रॉस करके देखना, यहां पे रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, 4 रिजल्ट आएंगे, चारों F1 जनरेशन में क्या आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, करके देखना एक बार, सारी चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा, एक बार थोड़ा खुद से करके देखो। तो जब इसका आप लोग क्रॉस करोगे, ठीक है, दीज आर द पेरेंट, जब आप इसका F1 जनरेशन निकालोगे, ठीक है, जब आप इसका F1 जनरेशन निकालोगे, तो F1 जनरेशन में आपको ऐसी कंडीशन मिलती है, सेम कंडीशन अभी भी हम लोग को मिली थी, लेकिन वहां पे क्या था, प्लांट टॉल हो गया था ना। क्यों टॉल हो गया था, क्योंकि जो कैपिटल टी था वो डोमिनेट कर रहा था स्मॉल टी वाले पे। तो यहां पे भी ऐसा होना चाहिए कि ये जो प्लांट है, ये फिजिकली हमको कैसा दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए। ठीक है, फिजिकली हमको कैसा दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए। सही बात है, इतनी बातें समझ रही है। ठीक है, तो फिजिकली ये जो प्लांट है हम लोग को रेड दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये जो प्लांट है ये हम लोग को पिंक दिखता है, मतलब ये जो कलर है फ्लावर का, ये हमको कैसा दिखता है, पिंक कलर का दिखता है। अब ऐसा क्यों, देखो व्हाइट कलर जब मिक्स होता है रेड के साथ तो हल्का सा पिंक हो गया। ठीक है, मतलब यहां पे ये जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर है, ये कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा इस आर के ऊपर। ठीक है, जो रेड कलर है ये पूरी तरीके से डोमिनेशन नहीं दिखा पा रहा इस रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर, इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आई बात। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या, कि पूरी तरीके से डोमिनेंस ना दिखा पाना। तो यहां पे वही है ना, जो आपका कैपिटल आर है वही स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा, इसीलिए ये क्या है, दैट इज पिंक कलर का ये दिखाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही है, अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ध्यान से सुनो, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जब F2 जनरेशन निकालोगे, F2 जनरेशन निकालोगे, तो यहां पे क्या आएगा, एक कैपिटल आर आएगा। ठीक है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर आएंगे और एक स्मॉल आर आएगा। सेम वैसे जो हम लोग ने F2 जनरेशन निकाला था, दिस इज द F2 जनरेशन। ठीक है, दिस इज द F2 जनरेशन। तो जब आप इसका मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड जब आप इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे, जीनोटिपिक
रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। फिनो गलत हो गया, नहीं सही है, ठीक है। जब आप इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे तब आपको क्या देखने मिलेगा। जनरली सबसे पहले फिनोटिपिक की बात करते हैं, सबसे पहले फिनोटिपिक की बात करते हैं। तो जनरली फिनोटिपिक में हम लोग क्या देखते थे, फिजिकल अपीयरेंस में 3 टॉल दिखते थे और 1 शॉर्ट दिखता था। लेकिन यहां पे हम लोग को ये तो रेड दिखेगा, लेकिन ये दोनों क्या दिखेंगे, पिंक दिखेंगे, और ये क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। मतलब यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे हम लोग को अपना फिनोटिपिक रेशियो में भी 3 चीजें देखने मिलेगी, एक रेड, ठीक है, एक पिंक और एक व्हाइट। समझ में आ रही बात, ठीक है, एक रेड और एक पिंक और एक व्हाइट। तो रेड कितने हैं, जोर से चिल्लाओ अपने घर में, ठीक है, अपने घर में चिल्लाया करो जोर से जब मैं कुछ पूछता हूं। तो एक क्या है, रेड है। पिंक कितने हैं यहाँ पे, 2, सो पिंक कितने हो जाएंगे, 2, और व्हाइट कितने हो गए, 1। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या बन गई, 1:2:1। याद करो जब मैं आप लोग को मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे टॉल वाले कंडीशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या थी, 3:1, ठीक है। वहां पे कंडीशन क्या थी, 3:1 कंडीशन थी ना। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, 1:2:1। तो यहाँ पे इसका फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया। वही अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो एक यहाँ पे कैपिटल आर है, इसके रेशियो में कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1:2:1। मतलब यहाँ पे इसकी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम हो जाती है बच्चों, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये अपना क्या था, फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन फॉर फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो हाइब्रिड जनरेशन फॉर्म हो रही है वो इसके ऊपर डोमिनेट करनी चाहिए थी, ये फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन यहां पे फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहां पे क्या दिखाई जा रही है हम लोग को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई जा रही है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, एक और है एक्सेप्शन, ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस किसके ऊपर है, देखो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सारे बच्चे कोडोमिनेंस का मतलब देखेंगे। देखो आपके बुक में एग्जांपल दिया है कैटल का। कैटल पता है आप लोग को, गाय माता, सही है। तो आपके बुक ने क्या बोला है कि एक ऐसी कैटल है, ठीक है, एक ऐसी कैटल है जिसके बॉडी के ऊपर रेड कलर के मार्क्स है, ठीक है, रेड कलर के छोटे छोटे आप लोग को मार्क देखने के लिए मिल रहे होंगे। और दूसरी ऐसी कैटल है जो व्हाइट कलर की है, ठीक है, दूसरी ऐसी कैटल क्या है, जो थोड़ी व्हाइट कलर की है। समझ में आ रही बात। तो एक कैटल रेड कलर की है और एक कैटल क्या है, व्हाइट कलर की है। तो इन्होंने क्या बोला कि रेड है तो इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखा देते हैं, व्हाइट है तो इसको हम लोग किससे दिखाना चाहिए, स्मॉल आर से दिखाना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये कह रहे हैं कि ये भी किससे दिखाया जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू से। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान सुनो, जब हम इसको क्रॉस करेंगे, इन दोनों को आगे चले क्रॉस करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, आर और डब्ल्यू बनेगा। ये हाइब्रिड बना चाहिए, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, दैट इज आर और डब्ल्यू, ठीक है। और यहां पे जब ये आर और डब्ल्यू वाला कैटल फॉर्म होगी, ठीक है, आर और डब्ल्यू वाली कैटल फॉर्म होगी तो उसके बॉडी के ऊपर रेड कलर के भी मार्क दिखेंगे और व्हाइट कलर के भी मार्क दिखेंगे। इसका मतलब दोनों साथ में डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, रेड भी डोमिनेट हो रहा है और डब्ल्यू भी डोमिनेट हो रहा है, ठीक है, रेड भी डोमिनेट हो रहा है और डब्ल्यू भी डोमिनेट हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब क्या, जब दो कैरेक्टर एक साथ डोमिनेंट हो जाते हैं, दोनों एक साथ डोमिनेंट हो जाते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और यहां पे भी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जाएगी, ठीक है, यहां पे भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगी और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगी। करके देख लेना, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसका मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल देता हूं, कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल ले लो यार, आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी इन ब्लड, मस्त एग्जांपल है। तो कोडोमिनेंस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द आरबीसी ऑफ समवन, ठीक है, कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है राजू, ठीक है, राजू एक नाम का बंदा है, उस बंदे का ये आरबीसी है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और इसके बॉडी में ए नाम का एंटीजन बन रहा है, ठीक है, ए नाम का एंटीजन बन रहा है। तो मतलब इसके आरबीसी पे ए एंटीजन लगा होगा, हर जगह क्या लगा होगा, ए एंटीजन लगा होगा, ए एंटीजन लगा होगा। समझ में आ रही बात, हर जगह क्या लगा होगा, ए एंटीजन। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन बन रहा है, ए एंटीजन बन रहा है।
तो इस राजू का, ठीक है, ये जो बंदा है राजू, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। वहीं कोई दूसरा बंदा है, समवन अदर, ठीक है, क्या नाम ले, चलो मेरा ही नाम लो, कोई अभिषेक है, ठीक है, उसका आरबीसी है, ये उसका आरबीसी है, ठीक है। इसके आरबीसी में, इसके बॉडी में, अभिषेक मतलब मेरे बॉडी में बी नाम का एंटीजन बन रहा है, ठीक है। कौन सा एंटीजन बन रहा है, बी नाम का एंटीजन बन रहा है। तो इसके आरबीसी पे क्या लगे होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन लगे होंगे, सही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका जो ब्लड ग्रुप है, मतलब अभिषेक का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। एक्चुअली में मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं। और यहां पे कोई थर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई तीसरा पर्सन है, कोई भी, तुम लोग अपना नाम सोच लो, जो भी वीडियो देख रहा है उसका नाम, ठीक है। तो उसके मतलब आपके आरबीसी पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों एंटीजन बन रहा है, मतलब आपके बॉडी में दोनों एंटीजन बन रहा है, ए एंटीजन भी बन रहा है और बी एंटीजन भी बन रहा है। तो अब तो यहां पे झगड़ा होना चाहिए था ना, मतलब ए बी के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए था या फिर बी ए के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, सही है। लेकिन यहां पे होता क्या है पता है, इसके बॉडी के, इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात, मतलब दोनों एक साथ डोमिनेट करेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ डोमिनेट करेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को कोडोमिनेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या होता है कोडोमिनेंस वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका जो अगला टॉपिक है, यानी जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग ने यहां तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सही है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक इस वीडियो को फैला देना, ठीक है। ये काम जरूर से कर देना मेरे लिए, ओके। अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो वहां पे जाके, और कोई भी डाउट हो तो वहां पे आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई को एकदम फर्स्ट गियर में रखो, ठीक है, फर्स्ट नहीं फोर्थ गियर में रखो, समझ में आ रही बात, या फिफ्थ सिक्स जितने गियर होते हैं ना उतने गियर में रखो, ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से अच्छी होती रहे। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।